नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो में लेकर आया हूं भैया, इसकी भारी डिमांड आ गई थी मेरे पास। मतलब एक के बाद इंस्टाग्राम पे मैसेज, मेल पर मैसेज, फेसबुक पर मैसेज, कमेंट्स में मैसेज, मैसेज ही मैसेज। तो मैंने कहा भैया ऐसा इस वीडियो में है क्या। तो ये डेली स्वैग का वीडियो है और बहुत बड़ा वीडियो है, करीब आधे घंटे का वीडियो है। तो भैया आप लोगों को आखिर तक देखना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम मेरे साथ गुजारिए भाई इस रिएक्शन वीडियो में। तो इसका टाइटल है फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इंडियन सिटीजन कम टू पाकिस्तान। फर्स्ट टाइम मतलब इसके पहले क्या इंडियन सिटीजन पाकिस्तान नहीं गए हैं क्या? मुझे लगता है गए हैं भाई। देश के पीएम मोदी जी जा चुके हैं पाकिस्तान, वो भी इंडियन सिटीजन है। पता नहीं ये टाइटल देख के कुछ मतलब ऐसा लग रहा है फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। नहीं यार चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है। हे गाइस, जो कोई नहीं कर सका वो विपिन कुमार सिंह कर गए हैं गाइस। मैं बताना चाहूँगा, मेरे जो बिहाइंड बैठे हुए हैं ये कोई और नहीं गाइस। ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। समझ गए होंगे गाइस, ये इंडियन है जो कि पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। सर कैसे हैं पाकिस्तान में, क्या कर रहे हैं आप, क्या कैसे आना हुआ? पीछे बैठे हुए हैं या बगल में बैठे हुए हैं, बिसाइड या बिहाइंड? मुझे बिहाइंड सुनाई दिया, पता नहीं, शायद हो सकता है मुजम्मिल भाई ने बिसाइड बोला, आई डोंट नो, बट मुझे लगा कि बिहाइंड। बस घूमने फिरने आए थे, घूमने फिरने आ गए। सर वीज़ा तो बड़े बड़े लोगों को नहीं मिला, आपको कैसे दे दिया पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने? सिफारिश ही है। अच्छा, सिफारिश चलती है मतलब? हाँ, पूरी चलती है। सही। तो मेरे पास कैनेडियन पासपोर्ट है, कैनेडियन सिटीजनशिप है। उसके वसीले से हमने अप्लाई किया, वहाँ भी सिफारिश लगाई। इंडिया वालों को देते नहीं है वहाँ भी, कैनेडियन पासपोर्ट पे भी। इंडिया को देते नहीं और पाकिस्तानी भी नहीं देते और इंडियंस दोनों एक दूसरे को नहीं देते वीजे। हाँ, लेकिन हमारी सिफारिश बहुत अच्छी थी। तो जो हमारे वीज़ा दिलाने वाले थे वो नवाज शरीफ के कुछ रिश्तेदार वगैरह थे। शरीफ के रिश्तेदारों ने दिलवाया। तो क्या जब आपने सोचा कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ भाई, तो दोस्तों ने कहा नहीं कि अरे भाई कहाँ जा रहे हो तुम, वहां पर तो जिंदगी का 2 सेकंड का नहीं पता, कि जो कि अफवाहें जैसे कि फैली हुई हैं। मीडिया दोनों तरफ का बराबर का मसाला डालते हैं, दोनों तरफ की माशाल्लाह से मीडिया बहुत अच्छा काम कर रही है दोनों मुल्कों को दूर करने। नहीं, इस बात से मैं अग्री नहीं करता कि ऐसा नहीं कहा जाता कि भाई पाकिस्तान एकदम ऐसी जगह है जहां पे जाना खतरे से खाली नहीं है, उड़ा दिए जाओगे, बर्बाद कर दिए जाओगे, मौत मिलेगी और मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जाता भाई। मुझे नहीं लगता कि हमारी मीडिया पे ऐसा कुछ चलता है कि जी पाकिस्तान, हाँ, पाकिस्तान में टेररिस्ट गतिविधियां होती हैं, उनकी खबरें होती हैं, जब एंटी इंडिया बातें की जाती हैं उनकी खबरें होती हैं। ऐसा बिल्कुल ये कोई परसेप्शन नहीं बना दिया जाता कि जी वहां पे तो रहने लायक जगह नहीं है और वहां पे तो जाते ही कदम रखते ही आपको किडनैप कर लिया जाएगा, आपको मार दिया जाएगा और ऐसा नहीं। मुजम्मिल भाई इस गलतफहमी में मत रहिए, इसको दूर करिए, ऐसा नहीं है। के लिए तो आपको समझदार लोगों ने समझाया नहीं कि क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो, क्यों जा रहे हो पाकिस्तान? हाँ, दो चार ने बोला ऐसा, लेकिन मैंने कहा भाई ये आपका ख्याल आता है, मेरा ऐसा ख्याल नहीं है। तो मेरी ज़िंदगी पे किसी का इख्तियार नहीं है, तो लेट मी डू व्हाट आई वांट टू डू। कैसे लगे लोग, और क्या कोई डिफरेंस पाया आपने पाकिस्तान के लोगों में और इंडिया के लोगों में? जब आप एंटर हुए वाघा बॉर्डर से अंदर, तो कैसा पाया पाकिस्तान को? वैसे ही है जैसे इंडिया है, कोई ज़्यादा फर्क तो नहीं था। जैसे इंडिया के गांव थे वैसे ही वहाँ पे गांव थे, जो उससे लाहौर और अटारी के बीच में, वाघा के बीच में, तो कोई भी फर्क नहीं था। और यकीन करें, आपसे जब मैं मिला, सॉरी कट कर रहा हूँ आपको, जब मैंने आपको देखा, जब आपने मुझे बताया कि भाई मैं इंडिया से हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ, तो यकीन करें एक मोहब्बत सी, एक अपनापन सा, एक भाईचारा मुझे ऐसा महसूस हो आपकी तरफ। स्पेशल जब मुझे कोलीग ने बताया कि भाई वो आए हैं आपसे मिलने के लिए, आपसे मिलना चाहते हैं, तो यकीन करें कि मैं सोच रहा था कैसे मैं जल्दी से जाऊं, कैसे मैं उनसे बात करूं, और यकीन करें कि मैं आपको कहां बिठाऊं ये मुझे समझ में नहीं आ रही थी। इतना को अपनापन है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के दिल में। तो लोगों को कैसा पाया आपने पाकिस्तान के जो नॉर्मल पब्लिक है, कि लोगों को कैसा, जब आप बताते हैं कि भाई मैं इंडिया से हूँ, तो क्या लोग यकीन करते हैं या नहीं करते? कैसा व्यवहार है लोगों का आपके साथ? पहली बात तो यह है कि कनाडा में मेरा एक दोस्त है, उसने मेरे को बताया था कि आप मुजम्मिल से मिलने की कोशिश करना, क्योंकि मैं ये सारे इतने वीडियोस देखता नहीं हूँ। तो उन्होंने मेरे को एक दो आपके वीडियोस भेजे, तो उसी पे मेरे को वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मिला जिसकी मैंने बात करी थी। तो बस फिर मैंने जब देखा यहाँ पे, तो उन्होंने बताया वो इस मार्केट में मिलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं इस मार्केट में आया, फिर पता लग गया। तो
निमरा ने फ़ोन कराया था फिर, बस इतना ही है। लेकिन आपका सवाल वैसे क्या था और आगे? मैंने कहा कि लोग कैसे पाए आपने, दोनों मुल्कों के लोगों में कोई डिफरेंस है सोच में, चलने फिरने में? जब आप बताते हैं कि भाई मैं इंडिया से आया हूँ, तो लोग क्या बिलीव करते हैं कि नहीं करते? आपका क्या लोगों का नजरिया होता है? मैंने आज सच किसी को बताया तो नहीं मैं इंडिया से हूँ, क्योंकि बेहतर यही होता है ना ही बताओ, क्योंकि लोग फिर पैसे नहीं लेते रेस्टोरेंट में, सब कुछ फ्री में मिलता है तो वो भी अच्छा नहीं लगता अपने को। हाँ, लेकिन लोगों को पता लग ही जाता है कि कहाँ से हैं, खास करके होटल वगैरह में। लैंग्वेज लैंग्वेज से पता चल जाता कि भाई ये भाई तो पड़ोसी मुल्क से आए हैं। ऐसा हुआ तो नहीं है अभी तक, क्योंकि लैंग्वेज में यही की बोल लेता हूँ, पंजाबी बोल लेते हैं। थोड़ी सी है डिफरेंस, पंजाबी बोलते हैं, बहुत अच्छी पंजाबी बोलते हैं, लेकिन आपकी जो उनसे एक्सेंट है ना, उर्दू का एक्सेंट, जैसे आप हिंदी बोलते हैं उसमें थोड़ा सा वो टच आता है आपको हिंदुस्तान का, जो कि बहुत प्यारा लगता है। चलो चंगी गल है। बहुत चंगी गल है, बहुत बढ़िया। तो पूछना मैं ये चाह रहा था कि अब बात करते हैं दोनों मुल्कों की गवर्नमेंट्स को लेकर। पहले तो लोगों की बात कर लें जो आप कह रहे थे। जी जी, उनके बारे में बताओ। तो लोग देखने में सेम है, लेकिन उनका बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट है। कैसा? और वैसे कर्टियस लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत कर्टियस लोग हैं, बहुत नाइस है। लेकिन जब बात करते हैं तो एजुकेशन लेवल हमेशा बीच में आता है, तो एजुकेशन लेवल के हिसाब से मैंने काफ़ी कमियां देखी हैं। पाकिस्तानियों में? हाँ जी, तो इस बात में मैं कोई शर्म नहीं करूंगा ये बताते हुए खुले में भी कि ऐसा मैंने देखा। क्या सी कमियां सर, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, ताकि जो कि चीज़ें हम में जो कमियां हैं हम उसको थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करें। आप बताएं। अब जैसे वो सोचते हैं कि भाई वहाँ गुर्बत है, ये है, भाई देख तो लो पहले। एक तरफ आप क्या इंडिया की बात करें, इंडिया में ज़्यादा गुर्बत है ये सोचते हैं पाकिस्तानी। जैसे सोचते हैं, तो बहुत लोगों ने बोला मेरे को, तो मैंने कहा भाई पहले आप कहते हो कि उन्होंने वो 5वें नंबर पे आ गई इकोनॉमी, फिर आप लोगों को ये भी बताते हो कि उनके $700 बिलियन के रिजर्व्स भी हैं। फिर जब इतना हो गया तो क्या उन लोगों के जो आवाम है वो फिर भी करीब रहेगी क्या? ऐसा सोचना फैक्ट है। बेवकूफ़ी नहीं है? जी बिल्कुल फैक्ट है। हाँ जी। और फिर वो सोचते हैं मुसलमानों को बहुत तंग करते हैं। मैंने कहा दिखाओ भाई, मैं तो खुद माइनॉरिटी से हूँ और ऐसा कुछ है नहीं, मैंने तो किसी को नहीं देखा। वो ये कहते हैं, अभी पीछे कोई बोला जी सिखों को बहुत परेशान करते हैं। मैंने कहा कौन सा है भाई, हमें भी मिला दो उस सिख से, वो तो रिचेस्ट लोग हैं भाई इंडिया के। और अगर आलोक रंजन जी देख रही हैं तो आलोक जी नमस्कार, आपके हो। सही सर। नमस्कार विपिन जी, और सैल्यूट है आपको कि लगता है कि आपने मेरे वीडियोस देखे हैं तभी आपको मेरा नाम याद है। और जो बातें मैं हमेशा कहता हूं कि बॉस इंडिया में ऐसा नहीं है, मैं गरीबी को लेकर हमेशा बातें करता हूं, मैं मुसलमानों पर जुल्म को लेकर बातें करता हूं, मैं माइनॉरिटीज के राइट्स को लेकर बातें करता हूं। तो मुझे लगता है कि विपिन जी ने वीडियोस मेरे देखे हैं, मेरी बातों को समझा है कि मैं ऐसा क्यों कहता हूं। और चूंकि वो खुद इंडियन हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं, और जैसे सिखों की बात हुई, तो दिल्ली में आपको आइडिया भी नहीं है कि सिखों का कितना दबदबा है। और दबदबा इस सेंस में नहीं कि भाई गुंडागर्दी हो रही है, भाई साहब ये बिल्कुल नहीं। आपको यहाँ पे सिख बिजनेसमैन मिलेंगे, आपको यहाँ पे सिख जहां कहीं भी जरूरत पड़ी आपको सबसे पहले जो खड़े हुए दिखेंगे ना, वो सिख दिखेंगे सबसे पहले। हम लोग गुरुद्वारों में अक्सर जाते रहते हैं, अक्सर मेरे आसपास जो भी हैं वहां पे मैं अक्सर जाता रहता हूं। तो मुझे जरा भी फील नहीं होता, या जो मंदिर हैं उन मंदिरों में सिख भाई भी हमारे आते हैं, तो हमें जरा भी ये फील नहीं होता, चाहे क्रिश्चियन हो, चर्च में जाते हो या मस्जिद है। मैंने बताया ना कि मेरा सबसे करीबी मित्र है वो मुसलमान है। तो मैं हमेशा इसीलिए कहता हूं कि भाई 130 करोड़ का मुल्क है, इक्का दुक्का घटनाएं होंगी, और उनको यहां पर ऐसे कुछ लोग हैं जो कम्युनल रंग देते हैं, क्योंकि उनका खर्चा पानी, उनकी पॉलिटिक्स इसी बात से चलती है, तो वो देते रहेंगे। लेकिन जब हम बिग पिक्चर देखते हैं, तो बिग पिक्चर आप देखोगे तो धनी आदमियों में, अमीर आदमियों में मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं, ईसाई भी हैं, हर तरह के लोग हैं। जिसने मेहनत की है, जिसने अपनी काबिलियत दिखाई है, उसको उसका फल मिला है। वो चाहे सरकारी नौकरी में हो, आईएएस बनना हो, आईपीएस बनना हो, इंजीनियर बनना हो, डॉक्टर बनना हो, बड़े से बड़ा साइंटिस्ट बनना हो। आपको पता है
कि एक पिक्सल करके शायद कंपनी है, स्पेस की कंपनी है, और उनके जो फाउंडर हैं, वो एक जो फाउंडर है वो मुसलमान है और बड़े यंग एज के एनर्जेटिक आदमी हैं। आप ये बताइए कि अगर मुसलमानों को दबाया जाता तो कहां वो एक इस देश में एक स्पेस कंपनी कहां से खोलते, वो भी इतने नए, मतलब एकदम कम उम्र में। यही मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तो आपने विपिन जी बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखी है, और वो भी पाकिस्तान की जमीन पर जाकर बात रखी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और थैंक यू कि आपने मुझे याद किया। और वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आपके साथ एक बेहद अहम जानकारी मैं साझा करना चाहता हूं, क्योंकि देखिए आज का जो दौर है वो 5th जनरेशन वॉरफेयर का दौर है। और यानी जो बात मैं अभी कह रहा था कि दुश्मनों द्वारा जो हमारे देश के खिलाफ झूठ फैलाया जाता है, प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, उसकी वॉरफेयर चल रही है। और इसका जवाब हम सबको मिलकर देना है। हम सब मिलकर जवाब देंगे, तभी इनका प्रोपेगेंडा झूठ ध्वस्त हो पाएगा। और ये कैसे होगा? ये तब होगा, जवाब तगड़ा हम तभी दे पाएंगे जब हमारे पास सच्ची नॉलेज हो, फैक्ट्स हो। तो मैंने अपनी नॉलेज को, फैक्ट्स को पिछले 1 साल में बहुत ज्यादा बढ़ाया है। और कुकू एफएम पर ये जो बढ़ाया है, ये कुकू एफएम पर ऑडियो बुक्स और बुक समरीज को सुनकर बढ़ाया है अपनी नॉलेज को। तो अगर आप भी अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो कुकू एफएम से बढ़िया दूसरा कोई जरिया नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप भी मेरी तरह देश के खिलाफ चलाए जा रहे प्रोपेगेंडा के खिलाफ लड़ें, जो झूठ फैलाया जाता है उनको बेनकाब करें, सच्चाई दिखा सके। मैं क्यों आपको कुकू एफएम रेकमेंड कर रहा हूं, इसकी भी वजह है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से हम अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं, हम अपने आप को नॉलेजेबल बना सकते हैं। और इसके लिए कुकू एफएम पर 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज की लाइब्रेरी है, और वो भी अलग अलग लैंग्वेजेस में। और यही नहीं, आपको यहां पर हर फील्ड से जुड़ी जानकारी मिलेगी, हर फील्ड से जुड़ी नॉलेज मिलेगी, फिर वो चाहे न्यूज हो, बिजनेस हो, हिस्ट्री हो, स्पोर्ट्स हो, हर सब्जेक्ट से जुड़ी ऑडियो बुक्स या बुक समरी आपके लिए यहां पर उपलब्ध है। आप उसे यहां पर सुन सकते हैं। और जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि मैं क्यों ऑडियो बुक्स और बुक समरी को सुनना रिकमेंड करता हूं, क्योंकि ये आपका काफी सारा वक्त भी बताती है, और ये बहुत ज्यादा सस्ती है, क्योंकि इसके लिए आपको अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। आप बस में हो, ट्रेन में हो, कार में हो, रिक्शे में हो, कहीं भी हो, इनफैक्ट जहां भी आप खाली थोड़ा टाइम आप मतलब दूसरा कोई काम कर रहे हैं, वहां पे कान में लगा के आप कुकू एफएम को सुन सकते हैं। और इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, जानकारी भी बढ़ेगी, और आपका वक्त और पैसा दोनों बचाएगी। और देखिए 2022 खत्म हो रहा है, साल 2023 आने वाला है, तो ये वक्त है नए गोल सेट करने का। तो मैं चाहता हूं कि आप 2023 के लिए अपना पर्सनल गोल सेट करें कि भाई आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी है। और नॉलेज कैसे बढ़ेगी? तो कुकू एफएम इसमें आपकी मदद करेगा। कुकू एफएम पर डीडी रेट के दर्शकों के लिए एक बेहद खास ऑफर मौजूद है। अगर आप मेरे कूपन कोड DDR50 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसकी एनुअल मेंबरशिप, यानी जो सालाना मेंबरशिप है, उस पर आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप करेंगे तो मेरी ही तरह जल्दी से आपका नॉलेज भी बढ़ जाएगा। तो इस शानदार ऑफर का फायदा उठाइए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाकर आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि आगे जो है वो वीडियो में और क्या कहा जा रहा है पाकिस्तानी लोगों के द्वारा। बहुत सारे पाकिस्तानी एक इशू पर बहुत ज्यादा। और मैं भाई इंडिया से ही हूँ, ये देख लो मेरा हाँ जी, OCI है। ये इंडिया से ही है। और ठीक है जी। भाई जिसको यकीन नहीं हो रहा वो देख ले कि इंडिया से ही। कहें कि भाई ये पता नहीं कहाँ से आया, पाकिस्तानी कोई ले आया ये, तो ऐसा कुछ नहीं है। सर बहुत सारे पाकिस्तानी यहाँ पर इशू उठाते हैं। वो कहते हैं कि आप देखिए कि गुजरात में क्या हुआ। मोदी जी के ऊपर बात करेंगे, गुजरात के ऊपर। वो कहते हैं कि बहुत सारे मुसलमानों को कत्ल करवा दिया गया जो मासूम मुसलमान थे। तो उसको चीज़ को कैसे देखते हैं आप एज अ इंडियन, एज अ एजुकेटेड इंडियन, और एज अ मतलब कि लिबरल एक माइंड से सेट को देखते हुए उसको कैसे डिफाइन करेंगे? आपको ये चीज़ किसी ने नहीं बताई होगी आज तक, क्योंकि आप लोगों का जो रुझान है किसी और तरफ है। लेकिन जो हकीकत यह है कि मैं भी उस हाईवे से निकला हूँ पहले। वो हाईवे जो था गुजरात से जो बॉम्बे जाता है, उस पे इतनी गुंडागर्दी हो गई थी एक टाइम में कि एक्सटॉर्शन के केसेस शुरू हो गए, बहुत सारे बिजनेसमैन का कत्ल भी हुआ। और उसको करने वाले जो अनफॉर्चुनेटली वो गुजरात के मुस्लिम्स थे मेनली। वो जब इतना ज़्यादा हो गया तो कुछ गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ा। आप लोगों को कभी ये नहीं बताया गया कि उसमें हिंदू भी कितना हलाक हुआ है,
और कम्युनिटीज भी बीच में फंसी हैं, आपको सिर्फ मुसलमान ही नजर आते हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन जब हद हो जाती है तो किसी ना किसी को एक्शन लेना जरूरी है। ये गुंडागर्दी खत्म होनी चाहिए। एग्जैक्टली और ये किसी को नहीं पता, पाकिस्तान में किसी को नहीं पता। नहीं पता, एग्जैक्टली सही कह रहे हैं आप। लेकिन तो वो सिर्फ ये बताया जाता है जो कि हमारी मीडिया बताती है। अब मोदी जी को बोल दिया कि जी ये इन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अब उसका रूट कॉज तो देख लो भाई, कि सारा मतलब एक ही तरफ सोचना है, दूसरे पासे भी देख ले हो कि नहीं। बिल्कुल एक्यूरेट कह रहे हैं आप। एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि ये वजह रही होगी, बिल्कुल होगी। और इसके अलावा जो लड़ाई शुरू हुई, वो लड़ाई शुरू हुई गोधरा में जब ट्रेन जलाई गई। ट्रेन को घेर कर गोधरा स्टेशन से जैसे ही आगे बढ़ी, अभी बहुत देर थी, रोक दिया गया, ट्रेन रोक दी गई, घेरा गया। और जो कार सेवा करके, हिंदुओं का एक क्या कहें, कर्म है, कार सेवा करके आ रहे थे, मतलब पूजा पाठ करके तीर्थाटन करके आ रहे थे लोग कार सेवा करके, उस पूरी बोगी को जला दिया गया। तब आज भी उन तस्वीरों को देखता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जलाने वाले उसी समुदाय के लोग थे। अब आप सोचिए कि जब वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी ऐसा काम करेगा तो सामने वाले जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो क्या करेंगे? क्या वो बैठे रहेंगे? यहां तो जब दो लोगों में रोड पर लड़ाई हो जाती है, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे क्रिश्चियन हो चाहे सिख हो, दो लोगों में लड़ाई हो जाती है तो दोनों तरफ के लोग खून खोल जाता है, कत्ल तक हो जाते हैं रोड रेज में, आपको पता होगा। तो इतनी बड़ी घटना हो गई तो जाहिर सी बात है कि बवाल तो होगा। और जब लड़ाई होती है तो उसमें घुन भी पिसता है, सारे लोग पिसते हैं, उसमें हम जैसे लोग भी पिसते हैं जो किसी लड़ाई में नहीं रहते, जो किसी सांप्रदायिक दंगे में नहीं रहते। लेकिन ये कोई नहीं बताता। जब आप किसी को दो डंडा मारोगे तो क्या वो चुप के बैठे रहेगा? नहीं बैठा रहेगा। आप जब एक, अब क्या आप समझाऊं मैं, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आपके जो कि यहाँ का। और एक चीज बताना मैं भूल गया, आप बता दीजिए कि क्या उसके बाद गुजरात में कोई दंगे हुए? पीएम मोदी उस समय वहां के चीफ मिनिस्टर बने थे और बहुत कम टाइम हुआ था चीफ मिनिस्टर बने हुए, बहुत कम टाइम, मतलब शायद कुछ महीने ही हुए थे। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या उनके विरोधियों की साजिश नहीं हो सकती है? कौन चाहता है कि उसके राज्य में इतना बड़ा कांड हो जाए? सीएम बनते ही, क्योंकि सीधी उंगली तो उन्हीं पर उठेगी। और आप लोगों को शायद पता नहीं है कि उन दंगों की जांच हुई, उसमें हिंदू जो पाए गए, जो दंगों में शामिल थे, मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, उन सबको सजाएं हुई हैं। केस चला है, पकड़कर सजाएं हुई हैं। आप बता दीजिए। सजा झेल रहे हैं। और देखिए, हिंसा कहीं भी हो, किसी भी समुदाय के द्वारा की गई हो, कैसी भी हो, हिंसा हिंसा है और वो अच्छी बात नहीं है, वो गलत है। लेकिन जब लड़ाई होती है तो आपको पता ही कि हिंसा होती है। जब दो देश लड़ सकते हैं, जब पाकिस्तान बिना किसी वजह के अटैक कर सकता है इंडिया पर, जिसमें हमारे सैकड़ों हजारों जवानों की जान गई, वीरगति को प्राप्त हुए, तब क्या बताइए, जब दो आपस में लोग लड़ेंगे तो नहीं होगी क्या लड़ाई? खून खराबा नहीं होगा? और आपके यहां तो 98% मुसलमान है ना, फिर क्यों खून खराबा होता है? आपके यहां तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर क्यों धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर शियाओं को मार दिया जाता है? एक रिपोर्ट आई है, 8,000 शिया मारे गए पिछले कुछ सालों में। सोचिएगा कभी इस बात पर। तो जब अपनी बारी आती है तो आप कहते हैं नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। आप बता दीजिए उसके बाद से कभी गुजरात में दंगे हुए? मीडिया बताता हमें, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, फैक्ट है कि वहाँ का मीडिया भी कुछ अच्छा नहीं बताता पाकिस्तान को लेकर। क्या वजूहत है मेन स्ट्रीम मीडिया को? मेनस्ट्रीम मीडिया का काम है मसालेबाजी, क्योंकि उसने पब्लिक अट्रैक्ट करनी है। खास करके आपका उधर आपके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताते, वैसे ये बता देता हूँ मैं। कुछ कुछ बोलते होंगे, अगर वो बोलते हैं तो वो शायद टेररिज्म की वजह से बोलते हैं, और टेररिज्म है भी, रहा भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर पहले था, अब आपको लगता क्या अब है? इन्फिल्ट्रेशन की अभी भी बीमारी है वहाँ पे। इन्फिल्ट्रेशन समझते हैं आप? जैसे कि इन्फिल्ट्रेशन का मतलब है कि बॉर्डर इलीगली क्रॉस करना, और उसमें जो जैसे कहते हैं कि टेररिस्ट लोग भी आते हैं, उसमें असला लेके आते हैं। मतलब इधर से जाते हैं लोग उधर? इन्फिल्ट्रेशन आपकी तरफ से होता है इंडिया में, इंडिया से नहीं होता है। ये आपको किसने बताया?
ये मेरे को किसने बताया कि इंडिया ने टेररिज्म का ठेका कभी नहीं लिया है पहले, ठीक है। अगर उनके कुछ इदारों ने कुछ किया भी होगा तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में इंडिया ने भाग नहीं लिया कभी। हाँ जी। सर इन्फिल्ट्रेशन में इंडिया का कोई भी आदमी इन्फिल्ट्रेशन में नहीं पकड़ा गया, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। अच्छा, मैं बता देता हूँ इन्फिल्ट्रेशन। देखिए, आपकी तरफ से आतंकी लॉन्च पैड्स हैं एलओसी पर, वहां से आतंकी घुसाए जाते हैं असले के साथ, गोला बारूद के साथ, और वो आजकल 72 हुरों के पास पहुंचाए जाते हैं। इनकी रिपोर्ट्स आती हैं बाकायदा, तस्वीरों के साथ, जानकारी के साथ खबरें दी जाती हैं। तो ये कोई झूठी खबरें नहीं होती, आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये झूठी खबरें नहीं होती, प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले आपके एक आतंकी को पकड़ा था हमने, उसका इलाज भी कराया, उसका एक साथी मारा गया, वो पकड़ा गया, बाद में वो मर गया, तो उसकी लाश को हमने वापस भी किया। आपकी पाकिस्तान की सरकार ने वो लाश वापस ली और उसने स्वीकार किया कि यस, ये हमारा बंदा है। तो ऐसे होती है इन्फिल्ट्रेशन। जो कि बहुत बड़ा मसला दोनों मुल्कों का लेकर, पाकिस्तान में हवा बनाया जाता है कि हर बात के ऊपर के अब बच्चे बच्चे से पूछ लें कि वो ये कहेगा कि हिंदुस्तान के अंदर जो मुस्लिम्स हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता है। लेकिन इस चीज़ को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि वहाँ पर जुल्म होता या नहीं होता? यहाँ की मीडिया बहुत दिखाती है, अगर कोई छोटा सा मसला भी हो तो उसको भी पॉइंट आउट करके दिखाती है कि भाई वहाँ पर मुसलमानों के साथ जुल्म होता है। और एक चीज़ को बहुत पॉइंट आउट किया जाता है कि वहाँ पर जो उनसे गाय को ज़िबा करने नहीं देते, अगर गाय को ज़िबा करने देते हो तो वहाँ पर बहुत सारी लाशें बिछा देते हैं। तो इसको कैसे देखते हैं आप? भाई पहले जो गाय वाला जो सिस्टम है वो तो रिलीजियस है, तो उसमें गाय वाय का ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल सही बात है वो। और वो मुसलमान करते भी नहीं है, जब उनको पता है कि भाई ये रिलीजियस एस्पेक्ट है तो इससे दूर ही रहें, तो ऐसा नहीं होता मतलब कि गाय को नहीं करते मुसलमान ना। लेकिन पिछले जो अगर हम देखते हैं तो एक दो गाय के उन्होंने ज़िबा की, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मामलात खराब हुए। जो एक दो केस होते हैं उसको हमेशा उछाला जाता है, मीडिया ने मसालेबाजी करनी होती है। उन्होंने एक दो केस हो गए, वो गांव देहात में केस, जहालत जहाँ पे वहाँ पे इस तरह के केस होते होंगे, तो उसको उछालना मीडिया का काम है। फिर उसको वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे ले आते हैं, फिर वो लोग एक दूसरे लड़वाते हैं, बस यही काम है मीडिया का, और क्या है। बिल्कुल सही सर। अगर मैं आऊँ अब कश्मीर के मामलात के ऊपर, जो इंडियन ऑक्टोपाइड कश्मीर है उसको कैसे देखते हैं आप? तो जब से 360 का आर्टिकल 370 का आर्टिकल जब से हटाया गया, तब से नरेंद्र मोदी ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट। पहली बात मुजम्मिल भाई, ठीक है, आप पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान की भाषा आप बोलेंगे, लेकिन सच का साथ तो देंगे ना। आप हमेशा घर का एग्जाम्पल देते हैं कि घर में लड़ाई होगी, दो लोग हैं, एक जैसे नहीं, ऐसे नहीं वैसे। मैं आपको घर का एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए कि आपको, मैंने अपनी कोई संपत्ति है, जमीन है, मकान है, कुछ भी है, वो मैंने आपको कागजों पर लिखकर आपको दे दी, ठीक है, कागजों पर लिखकर आपको दे दी, तो वो किसकी हुई? कानूनन वो आपकी हुई ना। अब मेरा पड़ोसी कोई उठ के कहे कि नहीं जी ऐसा है कि वो तो मेरा है जी, और उस पर तो मेरा हक है, वो लाठी डंडा लेके आ जाए, तो आप बताइए क्या करोगे? कानूनन किसकी है वो? उसके कागज किसके पास हैं? अब इसी सिनेरियो को जरा जम्मू कश्मीर पर लागू करके देखिए। जम्मू कश्मीर के जो मालिक थे, जो राजा थे, जो महाराजा थे, राजा हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह, उन्होंने उसी पेपर पर साइन किया जिस पेपर पर हमने भारत के 550 से ज्यादा रियासतों को रिपब्लिक ऑफ इंडिया में मिलाया था। इंडियन डोमिनियन में उनका आके विलय हुआ था। वही कागज हमने महाराजा हरि सिंह को भी कराए। तो अगर आप उसको गलत कहते हो तो फिर तो ऐसे तो 563 सारे गलत हो जाएंगे, फिर तो कोई कानून ही नहीं, आप कहते रहो। भाई कागज किसके पास हैं? कागज हमारे पास हैं, कानूनन जम्मू कश्मीर हमारा, तो फिर ऑक्युपाइड कैसे हुआ? ऑक्युपाइड तो आप लोगों ने किया, हमारी संपत्ति पर आपने एक हिस्से पर कब्जा कर रखा है, दैट इज ऑक्युपेशन। यही होता है ना जी। अब आपके नाम पर मैंने घर कर दिया है और मेरा पड़ोसी जाके उस पे एक कमरे पे कब्जा ले, तो दैट इज ऑक्युपाइड ना, वो आपने किया है। तो सच्ची सच्ची बताना, सच्ची सच्ची, कि जिस संपत्ति के कागजात पर नाम आपका है, क्या वो मेरा हो सकता है, मेरे पड़ोसी का हो सकता है? सच्ची सच्ची बताना। कर दिया वहां पर, ये चीज हमें नहीं भा रही। हम कह रहे हैं कि भाई कश्मीरियों को उनके हकूक मिलने चाहिए, वहां पर डेवलपमेंट शुरू कर दी। इस चीज को कैसे देखते हैं आप?
हाँ, सुना तो यही सब है। अब जा रहे हैं जम्मू कश्मीर, तो 19 तारीख की वंदे भारत है हमारी, तो पता लगेगा क्या हो रहा है। लेकिन आपको पता है वहाँ पे 34 यूनिवर्सिटी हैं, और आपके आपके वाले कश्मीर में कितनी है? हमारे वाले कश्मीर में तो पता नहीं, इसका आइडिया नहीं है मुझे। हाँ जी, और गवर्नमेंट बहुत रिबेट भी देती है उनको, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के लिए, मेडिकल कॉलेजेस में जाने के लिए, और बहुत ज़्यादा करती है गवर्नमेंट। आपको लोगों को तो ये भी नहीं पता है यहाँ पे कि जब हज के लिए इंडिया से लोग जाते हैं तो उसका तकरीबन 60% सपोर्ट गवर्नमेंट करती है भाई। पता है किसी को ये बात? पता है आपको? कौन सा कंट्री सुना है, कोई कंट्री किसी ने किया हो? मुझे लगता है कि शायद अब वो सब्सिडी दी गई है। जहां तक मुझे पता है, शायद वो हज सब्सिडी हटा दी गई है। शायद, मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन शायद बीच में कभी मैं तो ऐसी खबर साल 2 साल पहले पढ़ रहा था, और इस पर मुसलमानों ने बड़ी खुशी जताई थी कि भाई हज सब्सिडी हटा दी गई, बिल्कुल अपनी कमाई, अपने कमाई से हम जाएंगे हज करने। और यही सही बात है कि अपनी कमाई से जाना चाहिए, किसी और के एड पर क्यों जाएं हम। तो मुझे लगता है कि शायद हज सब्सिडी हटा दी गई है, जहां तक मुझे याद है। अब आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा। पहली बार सुन रहे होगे आप ये बात। यहाँ पर आपको पता है कि पिछले सालों से जब से देख रहे हैं कि कभी कभी 1.5 लाख बढ़ जाता, कभी 2 लाख बढ़ जाता, कभी 3 लाख बढ़ जाता। अब के अगर मैं बात करूँ फी हेड, अगर कोई हज करने जाए तो उसका 8 से 10 लाख रुपए खर्चा आता है एक पाकिस्तानी का। तो दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले आपको एक बार फिर से मैं याद दिला दूं कि अगर आपको भी अपनी नॉलेज मेरी तरह बढ़ानी है, अपनी जानकारी को और ज्यादा पुख्ता करना है, तो भाई कुकू एफएम पर जाइए और उसकी मेंबरशिप फौरन लीजिए। और हाँ, मेरे कोड DDR50 का इस्तेमाल करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको मिलेगा एनुअल मेंबरशिप पर 50% का डिस्काउंट। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगहों पर दिया हुआ है, वहां से जाकर आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।